मैं गणेश प्रसाद, सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान, किसान इंटर कॉलेज बरहनी, आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में पुनः एक बार स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित कक्षा 10 के विषय सामाजिक विज्ञान इकाई 3 नागरिक शास्त्र के अध्याय 3 लोकतंत्र और विविधता का अध्ययन करेंगे। जैसा कि इस पाठ की शीर्षक से ही हमें पता चलता है, इस पाठ के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र में जो विविधता है उसका उस राष्ट्र के निर्माण में किस प्रकार योगदान हो सकता है, किस प्रकार उन विविधताओं को उस देश की उन्नति के लिए यूज किया जा सकता है, यही सब इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। तो लगभग पॉइंट वाइज इस पाठ के जो मुख्य बिंदु हैं उनको मैंने नोट कर दिया है और एक एक करके आपको समझाता चलूंगा। और जो बात आपको लगे बीच में नोट करने लायक, आप कॉपी कलम लेकर बैठेंगे, नोट्स भी तैयार करते चलेंगे। सबसे पहले हम लोकतंत्र की परिभाषा देखते हैं, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है। अब्राहम लिंकन साहब, जो कि अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे, उनकी जो परिभाषा है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, माने जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन। इस परिभाषा से आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। ऐसे ही देखिए आप, लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। लोक माने लोग, तंत्र माने शासन, माने लोगों का शासन। तो लोकतंत्र कोई भी राष्ट्र है और जहां लोकतंत्र है वहां कुछ विविधताएं भी हैं, लेकिन उन विविधताओं को हमको समझना है और उनके जो आपसी अंतर्द्वंद है, जो उनके जो संघर्ष है, उनको समाप्त करने की दिशा में हमको काम करना है। तो इसमें जो विविधताओं को इस पाठ में दर्शाया गया है, एक घटना इसमें जिक्र किया गया है, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। हमें इसे शुरू करते हैं। मैक्सिको ओलंपिक सन 1968 में हुआ था, जिसमें घटना घटी थी। इसमें दो खिलाड़ी थे, एफ्रो अमेरिकन और श्वेत खिलाड़ी, और उनका नाम था टॉमी स्मिथ और कार्लोस। इन्होंने स्वर्ण पदक, टॉमी स्मिथ ने स्वर्ण पदक जीता था, कार्लोस ने कांस्य पदक जीता था। और जब पुरस्कार वितरण समारोह हो रहा था, उस समय ये लोग काले मोजे पहनकर पुरस्कार लेने के लिए गए। काला मोजा इन्होंने पहना था, इनके गर्दन नीचे थे, इनकी मुट्ठियां बंधी हुई थी, और ये जो मुट्ठियां बंधी थी और गर्दन नीचे थी, हर बात का कोई ना कोई प्रतीक था। ये बताना चाह रहे थे, विश्व को ये दिखाना चाह रहे थे कि अमेरिका में जो अश्वेत लोग हैं, जो काले लोग हैं, उन पर अत्याचार होता है। और ये जो उनकी मुट्ठियां बंधी थी, वो जो ब्लैक पावर है, जो अश्वेत लोगों की जो शक्ति है, उसको दर्शा रहे थे। जो वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, वंश नस्ल के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था, उसका उन्होंने एक तरह से विरोध किया था। और उनका उद्देश्य यही था कि ये संदेश पूरे विश्व में जाए कि अमेरिका में इस तरह के भेदभाव होते हैं, जो कि बंद होने चाहिए। गरीबी भी थी वहाँ के अश्वेतों में, काफ़ी शिक्षा का भी अभाव था, एक तरह से स्लेवरी जो गुलामी है वो भी खत्म नहीं हुई थी। तो बहुत तरह की समस्याएं थी। तो इन्होंने एक तरह से प्रतिनिधित्व किया वहाँ के अश्वेत लोगों का। एक मंच से उन्होंने घोषणा की, पूरे विश्व को ये बताने की कोशिश की कि अमेरिका में जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है। और सबसे मजे की बात कि जो नॉर्मन थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, जो कि द्वितीय स्थान पर थे उसी 200 मीटर की दौड़ में, और वे श्वेत थे, गोरे थे, फिर भी उन्होंने इनका समर्थन किया।
इन दोनों ही खिलाड़ियों का। तो इस तरह तीनों को सजा भी मिली। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस का पदक वापस ले लिया गया। नॉर्मन को फिर से ऑस्ट्रेलियन टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ, चुनाव नहीं हुआ। इनको इसका एक तरह से भुगतान भी भुगतना पड़ा। लेकिन जो संदेश एक विश्व को देना चाह रहे थे वो संदेश पहुंचा, कन्वे किया इन्होंने, और उसका लाभ वहाँ के असलियत लोगों को बड़े पैमाने पर हुआ। अफर्मेटिव एक्शन के द्वारा और तमाम नीति नियम बनाकर उन्हें सत्ता में, समाज में, फिल्मों में, हर जगह उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई। और आज अमेरिका जो कि विश्व का एक महाशक्ति के रूप में कायम हुआ, उसमें असलियत लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। तो इस तरह के जो संघर्ष हैं वो कहीं न कहीं एक जो रचनात्मक संघर्ष होता है, जो लोकतांत्रिक तरीके का संघर्ष होता है, जो संवैधानिक तरीके का संघर्ष होता है शांतिपूर्ण ढंग से, वो निश्चित रूप से समाज में, राष्ट्र में रचनात्मकता का संचार करता है और एक निष्कर्ष तक आदमी पहुंच पाता है कि जो कमियां हैं उन्हें कैसे दूर किया जाए। उसमें सोचने को एक बार विवश होता है पूरा समाज, पूरा राष्ट्र। तो ये घटना। अब जो दूसरा टॉपिक दिया गया है कि समानताएं, असमानताएं और विभाजन कैसे होता है। जब असमानताओं का मुख्य आधार क्या है, रस्म जी। असमानता का मुख्य आधार है रंग और लिंग, और दोनों ही ऐसी चीजें हैं जिस पर मनुष्य का कोई वश नहीं है। वो प्रकृति प्रदत्त है, या आप कह सकते हैं भगवान की देन है कि व्यक्ति किस लिंग में होगा ये उसको चयन नहीं कर सकता। वो पुरुष है या स्त्री है, जो है सो है। वह काला है या गोरा है, उसमें भी उसका कोई हाथ नहीं है, प्रकृति प्रदत्त है। तो अब जब चूंकि वह काला है या गोरा है या स्त्री है या पुरुष है, इस आधार पर जब उसमें भेदभाव किया जाता है जो कि कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। वह एक मनुष्य है, मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखना चाहिए। व्यक्ति की सुंदरता का आकलन उसके कामों से होना चाहिए, उसका शिक्षा दीक्षा। और कुछ असमानताएं व्यक्ति सेलेक्ट कर लेता है, बस उसको चुनने की आजादी होती है, लेकिन उसके कुछ जैसे काम उनके आधार पर कुछ वर्ग बन जाते हैं, कुछ समानताएं आती हैं और कुछ कामों को निजी निगाह से देखकर वो भी एक असमानता का एक द्योतक है। तो समानताएं और असमानताएं तो हैं, लेकिन उसी तरह धर्म संप्रदाय के नाम पर भी है। यहाँ देखिए मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं। एक इस पाठ में दिया गया बहुत बढ़िया उदाहरण उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण दिया गया है। नीदरलैंड में ध्यान से समझिए, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का झगड़ा न के बराबर है। क्यों नहीं है झगड़ा? जबकि वही स्थिति उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का झगड़ा चरम पर है। बहुत ज्यादा रंजित इतिहास, बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ है दोनों में, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। जब दोनों के मूल में जाकर पता लगाया समाज विज्ञानियों ने, तो उनको यही लगा कि नीदरलैंड में आर्थिक स्थिति रोमन और कैथोलिकों की लगभग एक जैसी है। अमीरी गरीबी का भेद बहुत ज्यादा नहीं है, और उत्तरी आयरलैंड में स्थिति दूसरी है। जो वहाँ के कैथोलिक हैं वो कुछ सामाजिक या धार्मिक कारणों से कुछ आर्थिक रूप से कमजोर है, और यही आर्थिक कमजोरी अर्थात गरीबी कहीं न कहीं उनके संघर्ष का कारण बन गया, और वहाँ बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक संघर्ष होते रहते हैं। इसके मूल में हम लोगों ने देखा कि क्या था, गरीबी थी। उसी प्रकार अमेरिका में जो श्वेत अश्वेत का जो झगड़ा है या था, उसमें के मूल में भी कहीं न कहीं गरीबी ही थी। श्रीलंका में देखिए, श्रीलंका में कई तरह के असमानताएं हैं। वहाँ सामाजिक असमानताएं हैं, वहाँ भाषाई असमानता है, तमाम तरह की असमानता है। लेकिन वहाँ के भी मूल में जब हम जाकर देखेंगे तो वो भी एक जो मूल कारण मिलेगा गरीबी ही। और भारत में जो दलित समाज है, जो कि काफी उपेक्षित रहा है, वंचित रहा है, जिसका शोषण हुआ है, पीड़ित रहा है, और उसके भी मूल में जब हम आकर देखते हैं तो क्या है, गरीबी है। तो जब सभी उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट होता है कि मेन जो असमानता का कारण है वो गरीबी है, तो क्यों न कुछ ऐसी नीतियां बनाई जाए, इस तरह के काम किए जाए कि इस गरीबी का जो, अमीरी गरीबी की जो खाई है
उसे बांटा जाए। और ये जब कम होगा तो निश्चित रूप से जो असमानताएं हैं, जो विभाजन है, वो कम होता है। किसी के लिए तमाम अफर्मेटिव एक्शन या कह सकते हैं भारत में जो आरक्षण का प्रावधान है, जिसका कि एक बहुत बड़ा योगदान है समाज को जोड़कर रखने के लिए। इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं, सामाजिक विभाजनों की राजनीति, जो राजनीति होती है वो कहीं ना कहीं समाज के लोगों से रिलेटेड है। तो कभी कभी कुछ राजनीतिक दल सामाजिक विद्वेष का या सामाजिक विभाजन का फायदा उठाते हैं और उसकी अंतिम परिणति राष्ट्र के विखंडन के रूप में होता है। तो जब हम इन चीजों को हमको बचाना है तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो अमीरी गरीबी का खाई है उसे दूर किया जाए। उसके बाद हम ध्यान देंगे सामाजिक विभाजन और राजनीतिक विभाजन पर निष्कर्ष। तो जो सामाजिक विभाजन है और जो भी राजनीतिक विभाजन जिस पर मैंने अभी चर्चा की, उसके निष्कर्ष में यही है कि जो हम लोग अभी तक की बातों से हमको जो भी समझ में आया कि मुख्य कारण गरीबी है और तमाम तरह के भेदभाव के कारण है। भारत में तो एक बहुत ही अफसोस वाली बात है कि यहाँ जातीय आधार पर जो भेदभाव होते हैं, जो अस्पृश्यता का जो प्रचलन है, जो कि काफी हद तक कम हो गया है, संवैधानिक तरीके से उसे समाप्त करने की कोशिश की गई है, फिर भी गाये बेगाये कमोबेश से चीजें दिख जाती हैं, जिसका कहीं ना कहीं राष्ट्र को नुकसान होता है। सब अपनी भागीदारी राष्ट्र के प्रति सुनिश्चित नहीं कर पाते, राष्ट्र निर्माण में अपना पूरा तरह से योगदान नहीं दे पाते। तो जो भी विभाजन है या जो भी कमजोरियां हैं, कमियां हैं, तो लोकतंत्र लोगों को यह अधिकार देता है कि आप अपने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाएं, अपने साथ जो भी आपको लग रहा है कि नाजायज हुआ है उस पर आप अपनी बात रखें, लेकिन जो बात रखने का तरीका होगा वह संवैधानिक होना चाहिए और वह पूरी तरह से संवैधानिक हो, शांतिपूर्ण ढंग से हो, लोकतांत्रिक तरीके से हो। यही तरीका है कि लोकतंत्र इन चीजों की आपको आजादी देता है कि आप अपने बीच की दूरियों को समाप्त कीजिए। और यही मुख्य बिंदु थे इस पाठ के। इसी के साथ आज मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।